हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पीसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की जाएगी और बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं हाल ही में यूपी पीसीएस में या और भी स्टेट पीसीएस की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें एक तो 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये 10 क्वेश्चन आप ना समझें, आप इनको 40 क्वेश्चन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और और हम चाहते हैं कि हम डिस्कस भी करते रहें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा हम विस्तार से उस पर चर्चा भी करते रहें, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। तो क्वेश्चंस कम रहेंगे एक वीडियो में, तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कम क्वेश्चन होंगे तो कम समय में वीडियो भी मतलब आपका समय भी कम ही लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट बनाते रहेंगे आपके लिए। दूसरी बात ये है कि आप अपना काउंट भी करते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट किए, आपके सही हुए। निगेटिव मार्किंग को आप ध्यान में रखें, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर कोई रॉन्ग आप अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 आप उसका मार्क करते रहिए उस हिसाब से। ओके। तो उससे ये होगा कि और जब आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे तो उससे होगा ये कि दूसरों के रिस्पेक्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आपके 70% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ 10 अगर आपके 7 क्वेश्चन या 7 से ज़्यादा सही हो रहे हैं हर एक टेस्ट में, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोग कैसा कर रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे तो उससे पता चलता रहेगा कि दूसरों के रेस्पेक्ट में आपकी तैयारी कैसी है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये टेस्ट जियोग्राफी का है, तो हम टॉपिक वाइज लाते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे बार बार। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप अपना काउंट भी करते रहिए कि कौन कितने सही हुए। तो इसका सही आंसर होगा झेलम। किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तुलबुल परियोजना पूछा जा सकता है। किशन गंगा नदी पर भी किशन गंगा परियोजना बनाई गई है, तो वो तो चूंकि नाम से ही है तो आप उसको तो सही कर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही उत्तर है मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। ठीक है। तो सुनने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, आप ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेगी। यहाँ पर आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल, डी होगा इसका आंसर। तो देखो, विश्व पृथ्वी दिवस, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसी से संबंधित कि विश्व पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है, किस सन से। तो सबसे पहला विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 1970 में मनाया गया था और तभी से लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। इसके बाद है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, शिकाकू, होन्शु, होकैडो और क्यूशु। इसका सही आंसर है बी, टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जापान जो है मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और यही नाम है उन द्वीपों के, शिकाकू, होन्शु, होकैडो और क्यूशु। तो उनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है और इसी पर जो है टोक्यो स्थित है। ओके, तो ये आप याद रखिए, आगे भी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क में से 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है।
तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 1000 जिलों का देश कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? ये एक पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। अगर आप मैप देखते होंगे तो यूरोप में, पश्चिमी यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरीके से पूछा जा सकता है। यूपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो काला सागर को लाल भूमध्य सागर से, या काला सागर को लाल सागर से, या काला सागर या लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही आंसर होगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है, इसका आंसर होगा सी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कब खोला गया था? स्वेज नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए इसको कब खोला गया था, किस सन में? ये एक कृत्रिम नहर है स्वेज नहर। इसको 1869 में, 1869 में इसको खोला गया था, और तब से जो है यूरोप से भारत के बीच की दूरी जो है बहुत कम हो गई थी। क्योंकि उससे पहले ये था कि जो व्यापारी थे वो जो भारत में आते थे वो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके तब पहुंचते थे भारत। और स्वेज नहर जब खोल दी गई तो ये दूरी बहुत कम रह गई थी। ओके, इसलिए बहुत जल्दी आवागमन होता था। तो 1869 में इसको जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लें, और ये ज़रूर काउंट करते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए अभी तक आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा डी, ग्रीष्म ऋतु में। तो देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको वो क्लियर कर देते हैं हम, कि वायु दाब जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। तो देखो, एयर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक संबंध होता है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर यानी वायु दाब, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायु दाब कम होगा। इनका उल्टा संबंध है आपस में, लेकिन ये संबंध सिर्फ धरातल पर स्थित है। कि धरातल पर क्या संबंध है? धरातल पर और ऊंचाई पर अलग अलग इनका संबंध है। किसका? टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए तापमान ज़्यादा है, तो वायुदाब कम होगा धरातल पर। पहले धरातल पर बताते हैं आपको कि धरातल पर अगर तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब कम होगा। अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा धरातल पर। लेकिन ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर अगर तापमान कम है, जैसे जैसे चूँकि ऊंचाई पर आप बढ़ेंगे तो तापमान कम होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वायुदाब भी कम होता चला जाता है पहाड़ों पर। ठीक है, तो पहाड़ों पर इनका सीधा संबंध होता है तापमान और वायुदाब का, लेकिन धरातल पर उल्टा संबंध होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इससे कभी भूलेंगे नहीं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस ऋतु में ज़्यादा या कम होता है। ओके, इसके बाद है पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिग्मी जनजाति, इसका आंसर होगा अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और इसे एक शिकारी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विषुवत रेखीय कांगो बेसिन के वर्षा वनों में पाई जाती है, और इसकी विशेषता ये है कि ये पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये मतलब इस जनजाति के लोग। तो यूपीएससी में भी बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि ये पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ये एक शिकारी जनजाति है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अफ्रीका में पाई जाती है, कांगो बेसिन के वर्षा वनों में। ठीक है, और ये शिकारी जनजाति है, और पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर ये रहते हैं, पिग्मी जनजाति के लोग। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो ये जो नहीं यहाँ पर लिखा है ना, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है हर एक क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैप बेस्ड है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैप से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ओके, और ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा।
इसका आंसर, ओके, इसका आंसर होगा बिहार। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती, बाकी सभी राज्यों को स्पर्श करती है। उड़ीसा को भी स्पर्श करती है, महाराष्ट्र को भी स्पर्श करती है और आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श करता है ये राज्य छत्तीसगढ़, लेकिन बिहार को स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मटर, सी इज़ द राइट आंसर। तो मटर है, सोयाबीन है या उड़द है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो, उनको बोने से जो फसल, इस प्रकार की जो फसलें हैं ये मृदा को यानी मिट्टी को, उसकी भूमि को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा? ठीक है, 10 में से आपके कितने मार्क्स, मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे सारे लोग। ठीक है, अगर आप कहेंगे, फिर भी कहेंगे, तो हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन ही रखेंगे, तो हम चूँकि डिस्कस कर लेते हैं और कम क्वेश्चन रहेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे, और हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।